नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, और आज बात करेंगे समर्थ यूपी विकसित उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले मोबिलाइजेशन की हर कोशिश कर रहे हैं और उसका फायदा भी दिखाई दे रहा है। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित यूपी @2047 के लिए आए 73 लाख सुझाव इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में विकास के प्रति लोगों का नजरिया अब स्पष्ट हो चुका है। माफिया और अपराधों से मुक्ति की चाह मन में लिए उत्तर प्रदेश का जनमानस विकास की तरफ बढ़ना चाहता है। आमतौर पर सरकारी पोर्टल्स पर जो भी सुझाव मांगे जाते हैं वो केवल औपचारिकता मात्र रहते हैं, लेकिन इस बार यूपी के सरकारी पोर्टल समर्थ उत्तर प्रदेश.up.gov.in पर 75 लाख लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं और उससे भी कहीं ज्यादा लोगों ने पोर्टल पर विजिट भी किया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि योगी आदित्यनाथ की योजनाओं में बड़ी संख्या में लोग रुचि ले रहे हैं और सरकार को विकास के लिए अपना सुझाव देने पर तत्पर हैं। सरकार को मिले ये सुझाव बहुआयामी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर उद्योग और आईटी के क्षेत्र में लोगों ने सुझाव दिए हैं। कृषि जैसे क्षेत्र पर लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। सुरक्षा को भी विशेष महत्व दिया है। ये सुझाव आने वाले चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए खुशखबरी भी हो सकते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि योगी सरकार को लेकर कोई नकारात्मक माहौल नहीं है, बल्कि जनता सरकार की पहल पर रिस्पॉन्स दे रही है। क्या जनता का ये रिस्पांस वोट में तब्दील होगा और 2027 में योगी एक बार फिर से जीत का सेहरा बांधने में कामयाब होंगे? आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके साथ ही कुछ प्रतिक्रियाएं वो भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 समृद्धि का शताब्दी पर्व महाअभियान के अंतर्गत 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों एवं प्रबुद्ध जनों ने छात्रों, शिक्षकों, उद्यमियों, किसानों, स्वयंसेवी संगठनों, मीडिया प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से संवाद स्थापित किया। इस दौरान प्रदेश की विकास यात्रा की जानकारी साझा कर भविष्य के रोड मैप पर फीडबैक प्राप्त किया गया। महाअभियान के लिए बनाए गए पोर्टल पर अब तक करीब 73 लाख फीडबैक प्राप्त हुए हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों से करीब 58 लाख और नगरीय क्षेत्रों से 15 लाख से भी ज्यादा सुझाव मिले। आयु वर्ग के अनुसार अगर देखें तो 31 वर्ष से कम आयु वर्ग से 36 लाख से भी ज्यादा और 31 से 60 वर्ष में 33.54 लाख से ज्यादा और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग से 3.42 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त सुझावों में सबसे अधिक कृषि के 19.30 लाख से ज्यादा, ग्रामीण विकास के 14.16 लाख से ज्यादा और शिक्षा के 16.42 लाख से ज्यादा सुझाव हैं। इसके अलावा उद्योग, आईटी, पर्यटन, समाज कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी जनता ने व्यापक राय दी है। फीडबैक देने वाले जिलों में जौनपुर 7.42 लाख से ज्यादा सुझाव के साथ पहले, तो संभल 6.82 लाख से ज्यादा सुझाव के साथ दूसरे और गाजीपुर 3.37 लाख से ज्यादा सुझाव के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। इस सिलसिले में प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष बैठकें और गोष्ठियां आयोजित की गई हैं। अब तक 65 जिला पंचायतों, 821 क्षेत्र पंचायतों और 51,828 ग्राम पंचायतों में संवाद कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप ये महाअभियान जनता की सहभागिता और सुझावों के आधार पर विजन उत्तर प्रदेश 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने की दिशा में अग्रसर है। भाजपा सरकार में सिर्फ और सिर्फ इवेंट होते हैं। अब सुझाव का इवेंट आया है। 10 साल से इस प्रदेश के युवा, किसान, आम आदमी, दलित, पिछड़े सभी चिल्ला चिल्ला कर अपनी मांगों को उठा रहे हैं और आपको वो सुझाव नजर नहीं आते। लोग बेरोजगारी से परेशान है। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की थी, कहाँ गया इन्वेस्टमेंट? लाखों करोड़ रुपए के फर्जी झूठे इन्वेस्टमेंट के MOU किए गए। किसान MSP की बात कर रहे हैं, गन्ना मूल्य बढ़ाने की बात कर रहे हैं, MSP के कानून की बात कर रहे हैं, वो आपको सुझाव नजर नहीं आता। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों, महिलाओं को निशाना बनाया गया, क्या उसके लिए सुझाव की जरूरत है? सरेआम जो समस्याएं हैं वो सार्वजनिक है। सरकार सिर्फ नाटकबाजी कर रही है। 10 साल का इनके पास कोई न रोड मैप था न है, इसीलिए सिर्फ दिखावा हो रहा है। 2027 में बीजेपी के विदाई के बाद ही उत्तर प्रदेश में विकास, लोगों को रोजगार और अधिकार मिल सकते हैं, उससे पहले संभव नहीं है। सुझाव का इवेंट का नाटकबाजी बंद करिए। 1947 में देश की आज़ादी हम लोगों को प्राप्त हुई और 15 अगस्त 1947 के बाद देश में तमाम अन्य समस्याओं को पार करते हुए, तमाम झंझावातों को देखते हुए, तमाम युद्ध और लड़ाइयाँ
अंदर के घरों में ही विभिन्न प्रकार के भेदों को देखते हुए आज एक लंबा समय व्यतीत हो गया और अब 100 वर्ष भारत की आज़ादी के पूर्ण होने वाले हैं। 2047 के पूर्व ही 15 अगस्त 2047 से अब हम 46 में प्रवेश करेंगे, तो तभी से स्वर्ण जयंती वर्ष प्रारंभ हो जाएगा और उसको एक नए विजन के साथ पेश करना और एक नए उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। देश की आज़ादी का यह स्वर्णिम काल बहुत लंबे समय तक मनाया जाए, ऐसी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही विजनकारी और एक नई तकनीक के साथ कार्य करने वाले व्यक्तित्व हैं, बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं और दिन रात एक नई स्थापना करने की, नई व्यवस्था को लाने की, जनता की सोच के अनुरूप अपने पूरे जीवन को उन्होंने खपा दिया है। जो जनता ने स्वप्न देखे थे, कभी किसी ने स्वप्न देखा होगा कि आज कभी कभी हमारा राम मंदिर बने, 500 वर्ष पुरानी लड़ाई को उन्होंने आज एक ये विकसित भारत और 2047 के जो मिशन है, ये सच मानों में तो तभी पूरा हो सकता है जब उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, क्योंकि पिछले लगभग 10 सालों में जो 9 साल सरकार के हो गए हैं उसमें कोई विकास का काम नहीं हुआ। जो 2017 में आदरणीय अखिलेश जी ने विकास की रफ्तार को छोड़ा था, वो विकास की रफ्तार बिल्कुल थम गई है। अगर सही मानों में 2047 पे काम करना है तो 2027 में अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में आएंगे, तभी ये संभव हो पाएगा, क्योंकि अच्छी सड़कें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे रोजगार के विषय में बात करना इस सरकार में तो अपने आप को धोखा देना जैसा है। तो 73 लाख सुझाव आए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि पहली बार यूपी में सपने नहीं देखे जा रहे हैं, उसके लिए रोड मैप भी बनाया जा रहा है। लेकिन 2047 की बात हो रही है, हम 2025 में है, 2027 में चुनाव, और उसके पहले अभी वर्तमान में जो राजनीति चल रही है वो आप सभी के सामने है। आप बाइट भी सुन चुके हैं, रिपोर्ट भी सुन चुके हैं। अब सीधे लिए चलती हूँ आपको मेहमानों के पास, जिनसे हम सवाल करेंगे। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरशद रजा साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए, विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत स्पेशल पैनल है आज हमारा। आज की चर्चा मैं शुरुआत करती हूँ केसी जैन साहब आप ही से। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे सुझाव हैं जो आम जनता के हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, लेकिन वो सुझाव आपको नहीं दिखाई देते। ये जो 73 लाख सुझाव हैं, इनमें ऐसी खास बातें क्या हैं जो जनता की समस्याएं हैं उससे इतर हूं, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि वो समस्याएं जो जनता की हैं वो अलग हैं। जी जी पारुल जी धन्यवाद। देखिए पारुल जी, दो चीजें, हम अगर किसी चीज का रोड मैप बनाते हैं तो तत्काल की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के और दूसरा भविष्य को लेकर। अगर हाई स्कूल में कोई छात्र है तो हाई स्कूल के विषय, हाई स्कूल में क्या सब्जेक्ट है, क्या विषय, उनको लेकर तैयारी करता है। लेकिन जो गार्जियन है उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चा भविष्य में क्या करेगा, इंटर में क्या करेगा, फिर ग्रेजुएशन में क्या करेगा, फिर पीएचडी करेगा तो क्या करेगा, क्या सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ेगा, इन सारी चीजों को लेकर के वो तैयारी करता है। और उस हिसाब से बच्चे तमाम सारे हाई स्कूल, इंटर में भी कोचिंग शुरू कर देते हैं कि उनको मेडिकल क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है या जुडिशरी के क्षेत्र में जाना है। वैसे ये जो रोड मैप है, जो लोगों के फीडबैक हैं, जो तत्काल की समस्या है, उनके लिए सरकारें काम करती है। हर एक सरकार 5 वर्ष के लिए बनती है, 5 वर्षीय योजनाएं बनती है, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार काम किया जाता है। लेकिन ये जो रोड मैप है कि हमें 2047 तक किस तरीके का भारत चाहिए, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, किस तरीके का हमें भारत चाहिए, क्योंकि आजादी के 100 वर्ष हमारे तब तक पूरे हो चुके होंगे। तो उन सारी चीजों को लेकर के जो ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग हैं उनमें भी, और देखिए जो 75 लाख लोगों का जो फीडबैक आया है इसमें, और केवल 75 लाख लोग नहीं कह सकते इसमें, अगर एक परिवार के 6 लोग मान ले और मान ले कि एक परिवार से एक सदस्य ने अगर उसमें 5 से 6 लोगों अगर मान ले एक परिवार से, तो इस तरीके से देखिए कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों का फीडबैक है, 5 से 6 करोड़ परिवारों का फीडबैक है कि पर्यावरण कैसे अच्छा रह सकता है। जाहिर सी बात है भविष्य में गाड़ियां बढ़ेंगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, उसके नियंत्रण के लिए हम पर्यावरण में कैसे काम कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र जिस प्रकार से हमारी लगातार सिकुड़ रही है, कम हो रही है, जो जोत है वो लगातार कम हो रही है, क्योंकि शहरीकरण हो रहा है,
डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए शहरीकरण भी चाहिए, फैक्ट्रियां भी लगेगी, रहने के लिए आवास भी चाहिए। अगर ये जमीन कम हो रही है, कृषि भूमि हमारे पास कम हो रही है, तो हमें अन्न को कैसे ज्यादा उपजाऊ करना है? साथ ही साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो ऐसे में अधिक जनसंख्या के लिए कम क्षेत्र में कैसे उत्पादन हम करेंगे? किन किन चीजों की आवश्यकता है? गाड़ियां हैं, जिस तरीके से अभी पहले गाड़ियां डीजल पेट्रोल की हुआ करती थी, धीरे धीरे वो आप देखिए कि बैटरी पे आ रही हैं, पहले सीएनजी पे आई, सीएनजी से बैटरी पे आ रही हैं, तो पोल्यूशन भी कंट्रोल करना है। तमाम सारे इस तरीके के सेक्टर्स हैं। नए कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं? एजुकेशन के लिए कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं? वो चाहे कला हो, कला के क्षेत्र में किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं? भारत देश को ध्यान में रख करके किस तरीके से हम आगे काम कर सकते हैं? साथ ही जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि बीमारियों से भी हमें लड़ने के लिए उन लोगों के लिए भी सुविधा चाहिए। तो हॉस्पिटल किस तरीके से डेवलप हो, जो कि आने वाली समस्याओं से, या देखिए कोरोना जैसी बीमारी आई, उससे लड़ने के लिए पूरे विश्व में कोई संसाधन नहीं पता था। धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई। ऑक्सीजन प्लांट लगभग हर एक अस्पताल में एक नया ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है जो ऑक्सीजन डेवलप कर रहा है। तो समय के साथ चीजों की आवश्यकता पड़ी। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रख करके भारत का भविष्य कैसा हो, उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा हो, जनसंख्या बढ़ेगी उस पर कैसे काम करना है, इस तरीके के सुझाव आए। तो ये कहना वर्तमान में क्या समस्या है, और बेरोजगारी की जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस बात करती है, ये मात्र 2,55,000 नौकरियां देके गए थे 5 साल में। हमने 5 साल में 5.5 लाख नौकरियां दी। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, नहीं दिखाई देती है, नहीं काम करते हैं। ये अपने समय में जो गन्ना किसानों की बात करते हैं, 25,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान छोड़ करके गए थे, जिसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर के किया। किसानों का 365 करोड़ रुपए जो हमने माफ किया, वो किसानों का उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बल पे माफ किया, किसानों को माफी भी की। तो वर्तमान समस्या के साथ साथ हमें भविष्य को देख के चलना है। 2047 लेकिन आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। जी पारुल जी, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, जमीन पर दिक्कतें हैं। नहीं देखिए पारुल जी, काम जिस तरीके से हो रहा है, और जो भी जागरूक लोग हैं किसी भी पार्टी के, ये आम जनता की राय है, किसी पार्टी विशेष की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय नहीं है, जो 75 लाख लोगों के फीडबैक आए। इसमें हमें लगता है समाजवादी पार्टी, समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित यूपी @2047, फिर इसको भुना क्यों रहे हैं? नहीं देखिए पारुल जी, जो इसमें फीडबैक आया है, इसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी होंगे, इसमें सामान्य लोग भी होंगे, इसमें कृषक परिवार के लोग हैं, इसमें कांग्रेस के भी लोग होंगे, इसमें बीएसपी विचारधारा के भी लोग होंगे, हो सकता है वामपंथी विचारधारा के भी लोग हो। तो जो लोग देश को विकसित देखना चाहते हैं, भारत देश को विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं, कर रहे हैं, ये उन लोगों की फीडबैक है। इसको किसी पार्टी विशेष से किसी समय में बांधना, किसी पार्टी में बांधना, किसी जाति धर्म में बांधना, इस तरीके की विचारधारा रखना बिल्कुल गलत है। देश को विकसित भारत के रूप में ले जाने के लिए जो फीडबैक आया, इसमें सबका योगदान है। इसलिए इसको पार्टीगत बांटना, जातिगत धर्मगत बांटना, अपराध मोड से विकास मोड की तरफ भारी निवेश, रोजगार का मौका, इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक काम, सामाजिक योजनाओं को मजबूत डिलीवरी देना एक मॉडल बनाया बीजेपी ने। एमएसपी की बात कर रहे हैं, कृषि और ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं, और इन सब के साथ वो 2047 के लिए एक मॉडल भी, एक रोड मैप भी तैयार करके चल रहे हैं। जी विनय सर। पारुल जी, इन्होंने कहा कि तमाम सुझाव आए हैं, काफी सुझाव आए हैं और लोग जुड़े हैं, तो हो सकता हम इस चीज को मानते हैं। ब्राजील से भी आया होगा सुझाव, जब वोट डालने ब्राजील से यहाँ कोई आ सकता है तो सुझाव भी दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पता नहीं कहाँ कहीं, देखिए ये इवेंट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इन्हीं के अंधभक्त जो है उसमें आकर के इनको कौन सुझाव, इन्होंने किया क्या? ये केसी जैन साहब ने इतना बढ़िया से शब्दों में बताया, ये नहीं बताया कि हमारी सरकार इतने साल से है, हमने ये काम किया, हमने ये विकास के जो वादे हमने किए थे सरकार सत्ता में आने से पहले, हमने इन चीजों को पूरा किया। इन सब चीजों पे नहीं बताया। इन्होंने एक सपने दिखाए कि 2047 तक हमारा देश कैसा होगा। हम आज की तारीख में, आज हम किस स्थिति में हैं? आप सत्ता में आए थे, क्या वादा किए थे? आपने अभी तक क्या विकास का कार्य किया था? कुछ ये सब कुछ नहीं बताने की जरूरत है इनको, लेकिन इन्होंने उपलब्धियां बताई कि हम आने वाले समय में, यानी कि अभी 10 साल ये जनता भोगी है, आगे और दीजिए, अभी जनता को और हम भुगवाएंगे।
इनका कुल प्लान ये है, रोड मैप इनका है कि जनता को रोड पे कैसे लाया जाए। कोई मैप वैप नहीं है, सीधा सीधा रोड पे ले आने का इनका जो ये प्लान है वो यही है। न रोजगार है, न किसानों के आय कहीं पे दुगनी हुई है, न शिक्षा में कोई बढ़ोतरी हुई है, न कोई विकास के कोई ऐसे आयाम। केसी जैन साहब हमारे लखनऊ के बड़े अच्छे नेता हैं और लखनऊ को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। आपके सामने पारुल जी, हमने कई बार पूछा कई लोगों से, आज मैं केसी जैन जी को मैं जानता हूँ, लखनऊ को अच्छी तरह से जानते हैं। केसी जैन साहब वहाँ एयरपोर्ट से लेकर के चिन्हट तक कोई बढ़िया ऐसा विकास का आयाम बता दीजिए। ये लखनऊ राजधानी है ना, बता दीजिए जो पूरा किया हो। आपने कहा हमने 62 मेडिकल कॉलेज डेवलप किए, एक गोरखपुर जो अर्धनिर्मित है उसको छोड़ करके ऐसे कोई 2-3 जो है मेडिकल कॉलेज बता दीजिए जहाँ पे आपने जमीन लेकर के आप अधिग्रहित करके मेडिकल कॉलेज शुरू किया हो, जहाँ पे पठन पाठन से लेकर के सारी चीजें चालू हो गई। काफी समय हो गया आपके सरकार को, 10 साल में एक साल रह गया, पूरा हो गया है, कुछ ना कुछ काम तो हुए होंगे। ये नहीं बता सकते। रोजगार इन्होंने कहा कि 2 लाख कुछ जो है समाजवादी पार्टी हमने दिया। अरे आपसे कई बार हमने कहा आप क्यों नहीं नेट पर जाकर के उसको पब्लिश कर, किस विभाग में कितने दिए। 69,000 जो भर्ती अभी बाकी है, बेचारे पिछड़े दलित परेशान जो सड़कों पर घूम रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनकी समस्या को आप समाधान कर ही नहीं पाए। आप कह रहे हैं मैंने इतने रोजगार दे दिए, आपके समय में 21 पेपर लीक हुआ है, उसका जवाब आप दे ही नहीं पाए हैं। आपके जो नेता हैं, ये जो शिक्षा माफिया है, जो रह करके जो है, जिन्होंने इनमें जो है इन्हीं की देन की वजह से आज पेपर लीक हुए हैं, इनके खुलासे आप कर ही नहीं पाए। आपके राज में आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा हुआ है, आपकी सरकार में तमाम ऐसे माफिया हैं जो आज इन्हीं के सरकार में हैं, उनके ऊपर जो केसेस लगे हुए हैं, वो सेना से क्या कहते हैं सरहद पर लड़ाई करने का मेडल तो है नहीं, वो तो सीधा सीधा है ना। चाहे इनके उप मुख्यमंत्री हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने केस को खत्म कर लिया, चाहे और माफिया जो एमएलसी है, इनके यहाँ विधायक है, इनके यहाँ कई ऐसे लोग हैं। माफियाओं की सूची नहीं बनाई इन्होंने, केवल ये धर्म और जात को देख करके ये काम करते रहे। उत्तर प्रदेश को खत्म करने का प्रयास हमसे केसी जैन साहब कहें, हम बताते हैं कि हमने क्या विकास किया है। बता दें केसी जैन साहब, 3 मेडिकल कॉलेज का नाम बता दें, हम बताते हैं। हमने बनाया, बहराइच का हमने बनाया, चित्रकूट का हमने बनाया, हमने आजमगढ़ का बनाया, हम बता सकते हैं ना, ये नहीं बता सकते क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। झूठ बोलते, ये झूठ की पाठशाला चलाते। अच्छा जी, मैं आपके पास आऊंगी, जैन साहब से इस बात का जवाब ले लूं, बहुत सारे क्योंकि उन्होंने विनय साहब ने क्वेश्चन रखे हैं। जी जैन साहब। जी देखिए पारुल जी, आपका जो सवाल था वो 47 के विजन पे था, हमने उसी पे जवाब दिया। रही बात कि वर्तमान में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इन सारी चीजों पे हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अगर 36,000 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी हुई, क्या इस तरीके का कोई काम श्री अखिलेश यादव लखनऊ को बता दी, जिन माफियाओं के नाम बता रहे हैं, कहीं नहीं माफियाओं के नाम बता रहे हैं, इन माफियाओं का सफाया इन्होंने अपने समय में कितने माफियाओं का सफाया किया। और जो पार्टी आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती हो, तुष्टिकरण माफियाओं की बात करती है। माफिया तो छोड़िए, आतंकवादियों को पालते पोसते विनीत सिंह प्रवचन करते थे। अरे हम बताएं ना नाम आपको, अच्छा जी वेट कर रहे हैं, ये प्रवचन करते थे। आपके गृह राज्य मंत्री माफिया नहीं है, आप पहले केशव मौर्य के ऊपर कैसे नहीं थे। और जो आप भर्ती की बात करते हैं, पुलिस भर्ती कितने साफ सुथरे ढंग से हुई पुलिस भर्ती, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। पेपर लीक के बारे में नहीं बताएंगे, मेडिकल डिपार्टमेंट में भर्ती हुई, छुपाएंगे केवल, इधर भागेंगे आप। देखिए जनता ने, बताइए ना लखनऊ में आपने कितने विकास किए हैं। योगी जी का दोनों रुक जाइए, दो तो मैम की डिबेट होगी, फिर सवाल भी नहीं जवाब भी नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। अर्षद जी आप क्या कहना चाहेंगे, कहिए। रुक जाइए सर, एक और गेस्ट है, मुझे उनको इन करने दीजिए। ओके, तू मैम की डिबेट में आप अपने सवाल और जवाब दोनों के नहीं जा पा रहे हैं, कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं आता है। प्लीज रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, बारी बारी से अपनी बात कहिए। अर्षद जी प्लीज बोलना शुरू कीजिए। सबसे पहले पारुल जी आपको और पूरे सम्मानित होने, हाँ जी सर कहिए। अर्षद जी बोलना शुरू कीजिए, रुक जाइए। जो दर्शक अनादि टीवी पर जुड़े हैं उनको मेरा जय भीम, जय संविधान, जोहार। मैं ये कह रहा हूं कि अभी केसी जैन जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये तमाम एक झूठे फेरिस्त को गिना रहे थे कि हम 2047 की विजन के लिए
जनता से सुझाव मांग रहे हैं और उस पर एक रोड मैप तैयार करेंगे और उसके हिसाब से कार्यों को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। 10 साल से क्या पकौड़ा तल रहे थे? 10 साल से तो आप 2 बार जब आपको 2017 से मौका मिला सरकार चलाने का, तो आपने रोजगार पर कोई काम किया नहीं, शिक्षा पर कोई काम किया नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए कोई काम किया नहीं, सड़क, बिजली, पानी, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए तो कोई काम किया नहीं। आपने क्या किया? कभी मस्जिदों में मंदिर ढूंढा, कभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया, शमशान कब्रिस्तान किया, हिंदू मुसलमान किया, मंदिर मस्जिद किया। लेकिन सुझाव देने वाले जो लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, जो सरकार को सुझाव देते हैं, ये लोग काफी लेट कर चुके हैं। अब जनता इन मुद्दों से जो आप करते हैं ना रोज नफरती बयानबाजी, ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कभी रायबरेली में किसी दलित समाज के एक 35 साल 40 साल के व्यक्ति को मॉब लिंचिंग करके मार देना, कभी हॉस्पिटल में बिना ऑक्सीजन के तमाम गोरखपुर में कैसे बच्चे चले जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, ये सारी चीजें जनता के सामने है। किस प्रकार से आपने कानून व्यवस्था की धज्जिया उड़ाई है, किस प्रकार से इस उत्तर प्रदेश का खस्ता हाल किया है। सड़कें, अभी नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं मैं, हमारे वहां फाजिल नगर है, हमारे वहां के वर्तमान चेयरमैन के इनोवा गाड़ी की चक्का फट गई। ये सड़कें आपके हाईवे की जो मीडिया में आई, सोशल मीडिया पर चल रही हैं, और आप बात कर रहे हैं सड़क की। वर्तमान चेयरमैन की बात कर रहा हूं, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, पूरा एड्रेस आपको बता रहा हूं, हाईवे की बात बता रहा हूं, नोट कर लीजिए केसी जैन जी, और इसके बारे में पता कर लीजिए। और नगर पंचायत तमकुई के अध्यक्ष हैं जेपी गुप्ता जी, आप उनको कॉल करके भी पूछ लीजिएगा, उनकी इनोवा की चक्का फटी उस हाईवे के गड्ढे की वजह से। कैसा विकास है आपका? ये कैसा रोड मैप है? राशन कार्ड, जिस राशन की आप बात करते हैं, जिस राशन योजना की बात करते हैं, उस राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए गांव के दलित, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित रोज तहसीलों का चक्कर लगा रहे हैं। उनके घर से 2-2, 3-3 यूनिट गायब है, इसकी सुधी लेने वाला कोई नहीं है। आयुष्मान कार्ड जिसके नाम पर प्रधानमंत्री जी आकर के बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं, 6 यूनिट आप क्यों रखते हैं राशन कार्ड में कि 6 यूनिट आपके पास होगा तो आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा? क्या 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट वाले गरीब लोग, दलित, किसान, मजदूर, पीड़ित क्या सड़कों पर मरेगा बिना इलाज के अभाव में? पडरौना में जब आए थे नरेंद्र मोदी जी, मैं अपने जिले कुशीनगर की बात बता रहा हूं, पडरौना में आए थे 2014 में, कहे थे मैं चीनी मिल चालू कर दूंगा। साहब 11 साल हो गए केंद्र में आपकी सरकार है और 9 साल हो गए आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, ये चीनी मिल चालू नहीं कर पाए। एक चीनी मिल जो बंद है उसको चालू नहीं कर पाए, और आप विजन 2047 की बात कर रहे हैं। अर्शद जी कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मौका मिला तो आप तो खुदाई में लगे थे। आपसी समरसता को, आपसी भाईचारा को कैसे खत्म कर दिया, आप इसमें लगे थे। देखिए पारुल जी, अभी जाति और धर्म की बात की हमारे साथी ने, लेकिन यहाँ पे तो कोई जाति और धर्म का कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहा। इतनी देर से चर्चा हो रही है। 10 साल से क्या कर रहे थे? 9 साल से क्या कर रहे थे आप? 9 साल में आपको ध्यान नहीं आया शिक्षा पर काम करना है? आपको ध्यान नहीं आया रोजगार पर काम करना है, स्वास्थ्य पे काम करना है? रामवृक्ष यादव आपको याद है? रामवृक्ष यादव ने झांसी में क्या किया था आपको याद है? लंबे समय तक एक बड़े भूभाग पे कब्जा कर रखा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय न्यायालय ने पूछा कि जमीन कैसे खाली होगी समाजवादी पार्टी के शासन में, क्या जवाब था पता है आपको? अरे भाई हर गांव में आज माफिया पड़े हैं, हर गांव में भूमाफिया है, हर गांव में भूमाफिया है। चलिए समय इतना इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दावा किया कि कानून व्यवस्था में सुधार, माफियाओं का खात्मा, माफियाओं को उनके जो आशियाने थे उनको जमींदोज किया गया, बुलडोजर आप जानते ही हैं। माफियाओं की 4400+ करोड़ संपत्ति जब्त और ध्वस्त हुई है। उसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में जो उपलब्ध है वो मैं आपको बता रही हूँ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 40 लाख करोड़ प्लस प्रस्ताव, इसी को लेकर अभी चर्चा हो रही थी कि कहाँ है, कैसे है। गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट 3 से बढ़कर 10 ऑपरेशनल हुए हैं। पीएम आवास योजना, आयुष्मान योजना, एमएसपी भुगतान में रिकॉर्ड वृद्धि, हर क्षेत्र के लिए रोड मैप। युवाओं का, महिलाओं की हम बात करें तो उनको केंद्र में रखकर मॉडल तैयार हो रहे हैं। अभी हम जिस विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की बात कर रहे हैं, ये एक पोर्टल है जिस पर लोगों ने सुझाव दिए हैं। अब लोगों ने सुझाव दिए हैं, देश के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए सुझाव दिए हैं, और सुझाव दिए हैं तो क्या वाकई उनका विश्वास सरकार में बड़ा है इसलिए सुझाव आए हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले जो खौफ था अब वो खौफ नहीं दिख रहा है लोगों में। नहीं तो लोग पहले तो इन चीजों से पहले ही परेशान थे कि पहले हम सुरक्षित महसूस करें। जो निवेश आ रहा है वो निवेश स्टेट गवर्नमेंट पे भरोसा करके ही आ रहा है कि यहाँ पर वो काम कर सकते हैं।
इससे पहले इतनी ज्यादा स्थितियां नहीं थी, और ये शायद जो डर था वो भी था लोगों में, जो कंपनीज थी उनमें। चीजें बदली हैं, लेकिन मैं नहीं कहती कि 100% ही चीजें बदल गई हैं। शिकायतें हैं, सभी को हैं, लेकिन जो हो रहा है उसको आप आंखें मूंद कर अनदेखा नहीं कर सकते, उसे भी स्वीकारना होगा, और राजनीति में ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।